यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही हमारे एम्स की जो सीरीज़ आ रही है कंटिन्यू, ठीक है, रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो आज है हमारी क्लास नंबर 3। तो बिना हम टाइम को वेस्ट किए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के बैच से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, वो एस्पायरेंट्स का ये बाय कर सकता है, जो कि आपको बहुत ही फ्रेंडली प्राइस में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको डाउनलोड करेंगे और आगे एक्सप्लोर करेंगे। और इसके अलावा एस्पायरेंट्स ने आपके लिए स्पेसिफिक सिर्फ एम्स के एग्ज़ाम के लिए भी टेस्ट सीरीज़ अपलोड करी है, तो आप उसको भी लेना ना भूलें। बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है आपके लास्ट डेज के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। और हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी द लास्ट इमेज होल्ड फीचर प्राइमरीली हेल्प्स टू। फ्लोरोस्कोपी के दौरान जो एक फीचर आता है लास्ट इमेज होल्ड, उसका क्या सेंस है या फिर उसकी क्या हेल्प रहती है हमारे लिए। इमेज रिजोल्यूशन को बढ़ाता है, रेडिएशन डोज जो पेशेंट और ऑपरेटर को लग रही है उसको कम करता है, ट्यूब आउटपुट बढ़ाता है या फोकल स्पॉट साइज इंप्रूव करता है। तो देखो, लास्ट इमेज होल्ड फ्लोरोस्कोपी का एक इम्पॉर्टेंट रेडिएशन प्रोटेक्शन फीचर है। जब फ्लोरोस्कोपी के दौरान ऑपरेटर फुट स्विच छोड़ देता है, एक्सरे एक्सपोजर बंद हो जाता है, लेकिन स्क्रीन पर लास्ट एक्वायर्ड इमेज फ्रीज होकर डिस्प्ले होती रहती है, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि डॉक्टर उस इमेज को स्टडी कर सकता है बिना दोबारा फ्लोरोस्कोपी चालू किए। इससे पेशेंट को रेडिएशन डोज कम लग रही है, जो ऑपरेटर्स है उनको स्कैटर रेडिएशन कम लग रही है और प्रोसीजर सेफर बन जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ एन एक्सरे ट्यूब प्रिवेंट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम स्ट्राइकिंग एरियाज अदर देन फोकल ट्रैक। इनमें एक्सरे ट्यूब का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं कैथोड फिलामेंट से उसको फोकल स्पॉट के जगह कहीं और ट्रैक होने से बचाता है, ठीक है, सॉरी कहीं और स्ट्राइक होने से बचाता है। रोटर, फोकसिंग कप, ग्लास एनवलप या स्टेटर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल फोकसिंग कप, ठीक है। कैथोड का एक तो फिलामेंट पार्ट होता है जो इमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, एक फोकसिंग कप होता है जो फोकस करता है इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड्स द फोकल स्पॉट, ठीक है। फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में निकलते हैं, अगर उन्हें फोकस ना किया जाए तो वो एनोड के अलग अलग एरियाज पे हिट करेंगे और इमेज ब्लर हो जाएगी। तो दैट्स वाई वी यूज़ फोकसिंग कप, जो कि किससे बना हुआ होता है, निकल या मॉलिब्डेनम से, ठीक है। फिलामेंट को सराउंड करके रखता है, नेगेटिव चार्ज मेंटेन करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को नैरो और फोकस बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ फोकल स्पॉट पे ही ट्रैक करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंक्रीज इन बीम फिल्ट्रेशन प्राइमरीली कॉजेज विद चेंज इन द एक्सरे बीम। अगर हम बीम फिल्ट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो एक्सरे बीम में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज बीम इंटेंसिटी विथ लोअर एवरेज एनर्जी, इंक्रीज एवरेज फोटोन एनर्जी विथ रिड्यूस बीम इंटेंसिटी, इंक्रीज स्कैटर रेडिएशन या रिड्यूस बीम पेनिट्रेशन। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अगर हम बीम फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सरे बीम में प्राइमरी क्या चेंज आएगा। देखो, फिल्ट्रेशन जो कि हम एल्यूमिनियम फिल्टर यूज़ करते हैं तो लो एनर्जी फोटोन्स को एब्जॉर्ब करती है। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, टोटल फोटोन्स डिक्रीज हो जाएंगे, बीम इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी, बीम अब हार्डर हो जाएगी और पेशेंट स्किन डोज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी प्रोसीजर को हम बीम हार्डनिंग भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए है, इंक्रीज बीम इंटेंसिटी विथ लोअर एवरेज एनर्जी। नहीं, बीम इंटेंसिटी उल्टा होता है, डिक्रीज हो जाएगी और एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है हमारा, इंक्रीज एवरेज फोटोन एनर्जी विथ रिड्यूस बीम इंटेंसिटी, बिल्कुल सही है। तीसरा, इंक्रीज स्कैटर रेडिएशन। स्कैटर मेनली पेशेंट थिकनेस और केवीपी पर डिपेंड करता है। रिड्यूस पेनिट्रेशन, बीम और ज़्यादा पेनिट्रेटिंग हो जाती है, ना कि रिड्यूस होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सपोजर फैक्टर हैज़ द लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पटन स्कैटर। इनमें से ऐसा कौन सा एक्सपोजर फैक्टर है जिसका कॉम्पटन स्कैटर पे सबसे कम इफेक्ट पड़ता है। पेशेंट थिकनेस, फील्ड साइज, केवीपी, ग्रिड फ्रिक्वेंसी। तो देखो, कॉम्पटन स्कैटर को इन्फ्लुएंस करते हैं हाइयर केवीपी, लार्जर फील्ड साइज एंड ग्रेटर पेशेंट थिकनेस। और जो ग्रिड फ्रिक्वेंसी है वो क्या करती है, स्कैटर प्रोड्यूस नहीं करती है, ग्रिड सिर्फ ऑलरेडी प्रोड्यूस स्कैटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो इसका लीस्ट इन्फ्लुएंस होगा।
ठीक है भाई, पेशेंट की थिकनेस बढ़ेगी, मोर टिश्यू मोर स्कैटर, फील्ड साइज बढ़ेगी, लार्ज रेडिएटेड वॉल्यूम मोर स्कैटर, केवीपी बढ़ेगी, कॉम्पटन इंटरेक्शन इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजिशनिंग एरर मस्ट कॉमनली रिजल्ट्स इन ग्रिड कट ऑफ विद अ फोकस ग्रिड। कौन सा पोजिशनिंग एरर मोस्टली होगा अगर फोकस ग्रिड के साथ ग्रिड कट ऑफ हो रहा है? तो एक्सेसिव ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, ट्यूब एंगुलेशन अक्रॉस द ग्रिड लाइंस, इंक्रीज सोर्स टू इमेज डिस्टेंस या फिर डिक्रीज एमएस। तो देखो, फोकस ग्रिड की लेड स्ट्रिप्स एंगल्ड होती है, अगर ट्यूब को ग्रिड लाइंस का अक्रॉस एंगल कर दिया जाए तो प्राइमरी बीम स्ट्रिप्स को एब्जॉर्ब हो जाती है, रिजल्ट क्या हो जाएगा? ग्रिड कट ऑफ। ठीक है, जो इमेज है वो पेल हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ट्यूब एंगुलेशन अक्रॉस द ग्रिड लाइंस। ठीक है, एक्सेसिव ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगी ना कि ग्रिड कट ऑफ। ठीक है, ट्यूब एंगुलेशन अक्रॉस द ग्रिड लाइन मोस्ट कॉमन कोज, इंक्रीज सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रॉन्ग सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कट ऑफ कर सकता है, बट क्वेश्चन स्पेसिफिकली पोजिशनिंग एरर पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये? कौन सा पोजिशनिंग एरर है जिसकी वजह से ग्रिड कट ऑफ हो सकता है फोकस ग्रिड के साथ? डिक्रीज एमएस, अगर डिक्रीज एमएस करेंगे एक्सपोजर कम होगा, ग्रिड कट ऑफ नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीआर सिस्टम द इमिटेड ब्लू लाइट फ्रॉम द इमेजिंग प्लेट इज कन्वर्टेड टू इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय। सीआर सिस्टम के अंदर जो ब्लू लाइट इमिट हो रही है उसको इमेजिंग प्लेट से उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो किसकी मदद से होगी? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, आयनाइजेशन चैम्बर, फ्लैट पैनल डिटेक्टर या इमेज इंटेंसिफायर। तो देखो, जो इमेजिंग प्लेट है उसने लेटेंट इमेज स्टोर करी, लेजर स्कैन्स द प्लेट, प्लेट इमिट्स ब्लू लाइट। ठीक है, जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है वो इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ये कंप्यूटर क्रिएट्स डिजिटल इमेज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेज क्वालिटी पैरामीटर इज प्राइमरीली इम्प्रूव्ड बाय डिक्रीजिंग पिक्सल साइज इन डीआर। ठीक है भाई, कौन सी इमेज क्वालिटी है जो प्राइमरीली इम्प्रूव होगी अगर हम डीआर के अंदर पिक्सल साइज डिक्रीज करेंगे तो? ठीक है, तो पिक्सल साइज जितना छोटा होगा उन्हें ज़्यादा पिक्सल्स इमेज उतने ज़्यादा पिक्सल इमेज में होंगे और इमेज में फाइन एनाटॉमिकल डिटेल्स क्लियरली दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्पेक्चर रिजोल्यूशन बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक ट्यूब करंट मॉड्यूलेशन इन सिटी स्कैन के अंदर जो ऑटोमेटिक ट्यूब करंट मॉड्यूलेशन है उसका एडवांटेज क्या है? हायर स्पेक्चर रिजोल्यूशन, रिड्यूस पेशेंट डोज वाइल मेंटेनिंग इमेज क्वालिटी, एलिमिनेशन ऑफ मोशन आर्टिफैक्ट या इंक्रीज स्कैन स्पीड ओनली। तो देखो, ATCM पेशेंट का साइज और एटीन्यूएशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली MA एडजस्ट करता है। ठीक है, अगर बॉडी थिन है, अगर थिन बॉडी है तो ये ऑटोमेटिक लोअर MA यूज़ करेगा, अगर थिक है तो हाइयर यूज़ करेगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा कि भाई रेडिएशन डोज कम रहेगी और इमेज क्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस पेशेंट डोज वाइल मेंटेनिंग इमेज क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिटी रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम इज जनरली प्रेफर्ड फॉर इवेल्युएटिंग लंग पैरेन्काइमा। कौन सा सिटी रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम है जो कि हम जनरली प्रेफर्ड करते हैं लंग पैरेन्काइमा को इवेल्युएट करने के लिए? स्मूथ कर्नल, सॉफ्ट टिश्यू कर्नल, हाई फ्रिक्वेंसी कर्नल, बोन सप्रेशन एल्गोरिथम। तो देखो, लंग्स में फाइन ब्रोंकाई और एल्वियोलर डिटेल्स देखनी होती है तो हम शार्प हाई फ्रिक्वेंसी कर्नल यूज़ करेंगे जिससे हमें एक्सीलेंट एज डिटेल दिखे, स्पेक्चर रिजोल्यूशन अच्छे से दिखे और नॉइजी इमेज कम से कम हो। ठीक है, इसलिए HRCT चेस्ट में यूज़ होता है। ठीक है, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शार्प कर्नल हम यूज़ करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच MRI आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू केमिकल डिफरेंस बिटवीन फैट एंड वाटर। कौन सा MRI का आर्टिफैक्ट है जो कि फैट और वाटर के केमिकल डिफरेंस की वजह से आएगा? तो बिल्कुल दैट इज़ केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। फैट और वाटर के प्रोटॉन्स अलग रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर प्रेसाइज करते हैं, इस फ्रिक्वेंसी डिफरेंस की वजह से उनमें सिग्नल्स मिस रजिस्टर हो जाते हैं जिससे फैट वाटर इंटरफेस पर डार्क या ब्राइट बैंड्स दिखते हैं, इससे केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो आर्टिफैक्ट है वो स्पेशली फ्रिक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन में हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे और किडनी, ऑर्बिट, स्पाइन और फैट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स के आसपास ये कॉमन होता है। गिब्स आर्टिफैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट भी कहते हैं। लिमिटेड मैट्रिक्स की वजह से टिश्यू बाउंड्रीज के पास पैरेलल और ब्राइट लाइंस दिख सकती है। ठीक है,
जिपर आर्टिफैक्ट की अगर मैं बात करूं तो जो एक्सटर्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस की वजह से, जैसे कि एमआरआई रूम शील्डिंग इशू की वजह से ये हो सकता है, इमेज पर एक स्ट्रेट ब्राइट लाइन दिखाई देती है, इसी को हम जिपर आर्टिफैक्ट बोलते हैं। मोयर आर्टिफैक्ट क्या हो जाता है, ज़्यादातर ग्रेडियंट इको सीक्वेंस और फील्ड इनहोमोजेनिसिटी से एसोसिएटेड होता है। जैब्रा या वेव लाइक पैटर्न आता है इसके अंदर हमारे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एमआरआई सीक्वेंस इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू सप्रेस फ्री फ्लूइड। कौन सा एमआरआई का सीक्वेंस है जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है फ्री फ्लूइड को सप्रेस करने के लिए। तो फ्री फ्लूइड को सप्रेस करने के लिए नाम से ही पता पड़ा है, फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी एक स्पेशल T2 वेटेड इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस है जो CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्री फ्लूइड का सिग्नल सप्रेस कर देता है, डार्क कर देता है, जबकि पैथोलॉजिकल लीजन्स ब्राइट दिखते हैं। नॉर्मली T2 इमेजेस में हमें CSF ब्राइट और एडिमा ब्राइट दिखाई देगा। दोनों ब्राइट होने की वजह से लीजन आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, फ्लेयर में CSF डार्क दिखता है और एडिमा इनफेक्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लेक ब्राइट दिखता है। ठीक है भाई, T2 के अंदर हम कर रहे थे, T2 के अंदर लेकिन क्या था कि जो CSF है और जो CSF है, एडिमा है, दोनों ब्राइट दिखता है। तो अब ये क्या कर सकता है भाई, इशू क्रिएट कर सकता है। दैट्स वाई एक स्पेशल सीक्वेंस आया हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। इसके अंदर क्या होगा कि जो CSF है वो तो पूरा सप्रेस हो जाएगा, ये हमें डार्क दिखाई देगा और एडिमा ब्राइट दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए ब्रेन इमेजिंग में फ्लेयर बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन फॉर एब्डोमिनल इमेजिंग। इनमें से कौन सा अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर है जिस फ्रिक्वेंसी में हमें ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन मिलेगा एब्डोमिनल इमेजिंग के केस में। ठीक है, तो देखो अल्ट्रासाउंड में लो फ्रिक्वेंसी है तो ग्रेटर पेनिट्रेशन होगा। देखो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन and directly proportional to resolution. That means high frequency better resolution lower penetration. Abdominal organ deep होते हैं इसलिए low frequency convex probe हम यूज करेंगे, that is 3 to 5 hertz। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डॉपलर अल्ट्रासाउंड एलियासिंग अकर्स प्राइमरीली बिकॉज। डॉपलर अल्ट्रासाउंड के अंदर एलियासिंग आर्टिफैक्ट हो रहा है किस रीजन की वजह से, एक्सेसिव पेशेंट मोशन, डॉपलर शिफ्ट एक्सीड्स द निक्वेस्ट लिमिट, इनकरेक्ट गेन सेटिंग या एक्सेसिव एटेन्यूएशन। तो देखो एलियासिंग कब होती है, जब ब्लड फ्लो वेलोसिटी इतनी हाई हो कि डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट निक्वेस्ट लिमिट से एक्सिड कर जाए। ठीक है, और निक्वेस्ट लिमिट क्या हो जाती है, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी बाय 2। ठीक है, एज अ रिजल्ट ब्लड फ्लो रिवर्स डायरेक्शन दिखने लगता है। ठीक है, उल्टा दिखाई देता है। कलर डॉपलर में सडन कलर रिवर्सल होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर डॉपलर शिफ्ट एक्सीड्स द निक्वेस्ट लिमिट देन एलियासिंग अकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज फिजियोलॉजिकल रेदर देन एलर्जिक लाइक। ठीक है, कौन सी कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन है जो कि हमें फिजियोलॉजिक दिखेगी एलर्जिक लाइक एलर्जी से ज़्यादा भी, ब्रोंकोस्पाज्म, अर्टिकेरिया, मेटेलिक टेस्ट या लैरिंजियल एडेमा। तो देखो कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है। फिजियोलॉजिक में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट के डायरेक्ट फार्मेकोलॉजिक इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेटेलिक टेस्ट हो गया, वार्म सेंसेशन हो गया, नोजिया हो गई, वॉमिटिंग हो गई। एलर्जिक लाइक के अंदर क्या होता है, इम्यून मेडिएटेड होती है। ठीक है, जैसे कि अर्टिकेरिया हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, लैरिंजियल एडेमा, एनाफाइलेक्सिस हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है, कौन सा फिजियोलॉजिक है। ठीक है, तो देखो ब्रोंकोस्पाज्म एलर्जी लाइक हो गया, अर्टिकेरिया स्किन रेशेज ये भी एलर्जिक लाइक है, मेटेलिक टेस्ट इज अ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियोग्राफी प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द रेडियल हेड फ्री ऑफ इम्पोजिशन। ठीक है, कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू है जिसके अंदर हमें जो रेडियस का हेड है वो बिना किसी सुपर इम्पोजिशन के दिखाई देगा, AP एल्बो, इंटरनल ऑब्लिक एल्बो, एक्सटर्नल ऑब्लिक एल्बो या लेटरल एल्बो। तो देखो एक्सटर्नल ऑब्लिक एल्बो में हैंड को एक्सटर्नली रोटेट किया जाता है। इस पोजीशन में रेडियल हेड, रेडियल नेक, कैपिटुलम सुपर इम्पोजिशन से फ्री हमें दिखाई देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक्सटर्नल ऑब्लिक एल्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कॉटी डॉग अपीयरेंस इज इवेल्युएटेड इन विच एग्जामिनेशन। तो जो स्कॉटी डॉग अपीयरेंस है वो हमें कौन से व्यू में देखने को मिलेगा, सर्वाइकल स्पाइन ऑब्लिक, लंबर स्पाइन ऑब्लिक, थोरेसिक स्पाइन AP या फिर सैक्रम लेटरल। ठीक है,
तो देखो जो स्कॉटिडाइन है वो लंबर स्पाइन के ऑब्लिक व्यू में पोस्टीरियर एलिमेंट्स, देखो लंबर स्पाइन के ऑब्लिक व्यू में पोस्टीरियर एलिमेंट्स स्कॉटिडॉग जैसा अपीयरेंस बनाते हैं। इसका यूज़ पार्स इंटर आर्टिकुलरिस दैट इज स्पॉन्डोलाइसिस को इवेल्युएट करने के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लंबर स्पाइन ऑब्लिक पोजीशन के अंदर देखो आई पेडिकल, ईयर सुपर आर्टिकुलर प्रोसेस, जो नेक है वो पार्स इंटर आर्टिकुलरिस, ऐसे करके स्कॉटिडॉग दिखाई देता है हमें, ठीक है। नोज ट्रांसवर्स प्रोसेस, और जो फ्रंट लेग है इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है, स्कॉटिडॉग अपीयरेंस आता है लंबर स्पाइन ऑब्लिक व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिस्ट बोन इज मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर फॉलोइंग अ फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच हैंड, ठीक है। कौन सी रिस्ट बोन्स, कौन सी रिस्ट बोन में फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ल्यूनेट, पिसिफॉर्म, स्केफॉइड या कैपिटेट। तो देखो जो सबसे कॉमन जो कार्पल फ्रैक्चर है वो होता है स्केफॉइड का। स्केफॉइड की ब्लड सप्लाई डिस्टल से आती है, इसलिए फ्रैक्चर के बाद प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट में अवस्कुलर नेक्रोसिस का रिस्क होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, स्केफॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल साइन ऑन एन एल्बो रेडियोग्राफ इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ, जो सेल साइन आएगा एल्बो रेडियोग्राफ के अंदर मतलब कौन सी पैथोलॉजी को सजेस्ट कर रहा है, ऑल्क्रोन फ्रैक्चर, एल्बो जॉइंट इफ्यूजन, रेडियंट डिस्लोकेशन, एल्नर फ्रैक्चर। तो देखो नॉर्मली एंटीरियर फैट पैड विजिबल हो सकता है, पोस्टीरियर फैट पैड विजिबल नहीं होता है। जॉइंट इन्फ्यूजन होने पर फैट पैड्स एलिवेट हो जाते हैं और ट्रायंगुलर शेप बना लेते हैं। इस ट्रायंगुलर अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, सेल साइन, ठीक है। ये ऑक्वर्ड फ्रैक्चर का इनडायरेक्ट साइन भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, एल्बो जॉइंट इफ्यूजन के अंदर हमें ऐसे सेल साइन देखने को मिलता है। सेल साइन क्या होता है, ठीक है, जॉइंट, अगर जॉइंट इफ्यूजन है तो फैट पैड्स एलिवेट हो जाते हैं और ट्रायंगुलर शेप बना लेते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चेस्ट प्रोजेक्शन मिनिमाइजेस कार्डियक मैग्निफिकेशन, चेस्ट के कौन से पोजीशन के अंदर हमें जो कार्डियक मैग्निफिकेशन है वो सबसे कम देखने को मिलेगा, एपी सुपाइन, एपी इरेक्ट, पीए इरेक्ट या पोर्टेबल एपी। तो देखो पीए चेस्ट के अंदर क्या होता है, हार्ट डिटेक्टर के पास होता है, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस कम होता है और मैग्निफिकेशन मिनिमम होती है। एपी चेस्ट में हार्ट डिटेक्टर से दूर होता है, इसलिए एनलार्ज दिखाई देता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियोग्राफिक व्यू बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट फ्री इंट्रापेरिटोनियल एयर इन अ पेशेंट अनेबल टू स्टैंड। कोई पेशेंट है जो खड़ा नहीं हो सकता तो कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू हम प्रेफर करेंगे उसमें फ्री इंट्रापेरिटोनियल एयर को देखने के लिए, एपी सुपाइड एब्डोमन, लेफ्ट लैटरल डेक्यूबिटस एब्डोमन, प्रोन एब्डोमन, एपी इरेक्ट एब्डोमन। तो देखो अगर पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता तो हम उसे लेटा के ही करेंगे, ठीक है। तो हम कौन सी पोजीशन करेंगे, लेफ्ट लैटरल डेक्यूबिटस पोजीशन। क्यों भाई, क्योंकि पेशेंट लेफ्ट साइड पर लेटा है, फ्री इंट्रापेरिटोनियल एयर लिवर और राइट एब्डोमिनल वॉल के बीच कलेक्ट होती है, तो लिवर सॉलिड बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा, इसलिए एयर हमें क्लियरली विजिबल होगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी इंडिकेशन फॉर अ टेंजेंशियल पर्टेला प्रोजेक्शन इज, टेंजेंशियल पर्टेला प्रोजेक्शन का प्राइमरी इंडिकेशन क्या है, ठीक है। टेंजेंशियल पर्टेला प्रोजेक्शन जो है वो स्काईलाइन, सनराइज, मर्चेंट, सेटेगेस्ट व्यू होते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है, पटेला और पटेलो फीमोरल जॉइंट को टेंजेंशियली विजुअलाइज करना, ठीक है। इन प्रोजेक्शन में हमें पटेलो फीमोरल जॉइंट स्पेस दिखाई देगा क्लियरली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पटेलो फीमोरल जॉइंट इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्यूए टेस्ट इवेल्युएट्स द एक्यूरेसी ऑफ एक्सपोजर टाइमर। कौन सा क्यूए का टेस्ट है जो कि एक्सपोजर टाइमर की एक्यूरेसी को अच्छे से इवेल्युएट करेगा, एचवीएल टेस्ट, टाइमर रिप्रोड्यूसिबिलिटी टेस्ट, ग्रिड अलाइनमेंट टेस्ट, कैसेट कॉन्टैक्ट टेस्ट। तो देखो एक्सपोजर टाइमर, एक्सरे एक्सपोजर कितनी देर तक चलेगा ये कंट्रोल करता है। क्यूए में टाइमर रिप्रोड्यूसिबिलिटी और टाइमर एक्यूरेसी टेस्ट किए जाते हैं ताकि हर एक्सपोजर पर सेम एक्सपोजर टाइम मिले। अगर टाइम मतलब इनएक्यूरेट होगा तो इमेज डेंसिटी बढ़ेगी, पेशेंट डोज अननेसेसरीली इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डॉसीमीटर प्रोवाइड्स इमीडिएट रियल टाइम एक्सपोजर रीडिंग। कौन सा डॉसीमीटर है जो कि इमीडिएट रियल टाइम एक्सपोजर रीडिंग प्रोवाइड करेगा, फिल्म बेस्ड, टीएलडी, ओएसएल बेस्ड, पॉकेट आयनाइजेशन डॉसीमीटर। तो देखो
जो पॉकेट आयनाइजेशन डोसीमीटर है वो रेडिएशन एक्सपोजर को इमिजिएटली डिस्प्ले कर देता है। ये इलेक्ट्रोस्कोप प्रिंसिपल पर काम करता है और वर्कर को इंस्टेंटली पता जाता है कि उसको कितनी रेडिएशन रिसीव हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखो, जो फिल्म बैच है उसमें 1 मंथ के बाद, TLD में 3 मंथ के बाद, OSLD में लेज़र स्टिमुलेशन के बाद, रीडिंग होने के बाद पता पड़ता है, और पॉकेट आयनाइजेशन डोसीमीटर के अंदर सीधा आता है। ठीक है, विच रेडियो न्यूक्लाइड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन? कौन सा रेडियो न्यूक्लाइड है जो कि मोस्टली डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर यूज़ होता है? आयोडीन 131, टेक्नीशियन 99M, कोबाल्ट 60, सीजियम 137। तो देखो, जो टेक्नीशियन 99M है उसको डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन का सबसे कॉमनली यूज रेडियो न्यूक्लाइड माना जाता है। हाफ लाइन इसकी 6 आवर्स है, 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा इमिशन है, और ये प्योर गामा इमीटर है। पेशेंट को डोज कम लगाता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है फॉर मोलिब्डेनम टेक्नीशियम जनरेटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ स्पेक्ट ओवर प्लेनर सिंटीग्राफी इज? ठीक है, जो स्पेक्ट है सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, उसका प्लेनर सिंटीग्राफी से क्या एडवांटेज है? लोअर पेशेंट डोज लगती है उसमें, टोमोग्राफिक इमेजिंग, फास्टर एक्वाइजेशन या हायर ट्यूब आउटपुट? तो देखो, जो प्लेनर सिंटीग्राफी है वो सिर्फ 2D इमेज देती है। ठीक है, और जो स्पेक्ट है सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, गामा कैमरा को पेशेंट के अराउंड रोटेट करके मल्टीपल प्रोजेक्शन कलेक्ट करता है और कंप्यूटर उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करके 3D टोमोग्राफी के इमेजेस बनाता है। तो हमें बेटर लीजन लोकलाइजेशन होगा, इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट, हाइयर डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टोमोग्राफिक इमेजिंग। प्लेनर सिंटीग्राफी के अंदर हमें 2D इमेज मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैक्स स्टैंडर्ड इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन इमेजिंग डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स? ठीक है, कौन सा पैक्स स्टैंडर्ड है जो कि इनेबल करेगा कम्युनिकेशन इमेजिंग डिवाइसेस के बीच में फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चर? तो देखो, जो डाइकॉम है दैट इज डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो मेडिकल इमेजेस को स्टोर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, डिफरेंट मैन्युफैक्चर के डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने देता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डाइकॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क स्टेशन फंक्शन एडजस्ट डिस्प्ले ब्राइटनेस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल इमेज डेटा? कौन सा वर्क स्टेशन का फंक्शन है जो कि डिस्प्ले ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देगा बिना ओरिजिनल इमेज डेटा को चेंज किए? हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, विंडो लेवल एडजस्टमेंट, रीसैम्पलिंग या एज एनहांसमेंट? ठीक है, तो जो विंडो लेवल है वो इमेज ब्राइटनेस कंट्रोल करता है, जो विंडो विड्थ है वो इमेज कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करता है। ब्राइटनेस पूछा है हमसे, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी। ये सिर्फ इमेज डिस्प्ले को चेंज करता है, ओरिजिनल इमेज डेटा बिल्कुल सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस आर प्राइमरीली यूज टू? पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी के अंदर हम इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं किस लिए? स्कैटर रिड्यूस करने के लिए, रिपीट एग्जामिनेशन रिड्यूस करने के लिए, बीम इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, या कॉलिमिनेशन अवॉइड करने के लिए? तो देखो, चिल्ड्रन के अंदर मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, मूवमेंट से मोशन ब्लर होगा, रिपीट एक्सपोजर होगा और रेडिएशन डोज भी बढ़ेगी। तो हम इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि सैंड बैग्स हो गए, स्ट्रेप्स हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, जिससे कि पेशेंट स्टेबल रहेगा तो रिपीट एग्जामिनेशन कम होंगे, डोज कम लगेगी और इमेज की क्वालिटी भी बेटर आएगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉर रिड्यूस रिपीट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस इज एसेंशियल आफ्टर इमेजिंग अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस? कौन सा इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है जब हमने पेशेंट को इमेज किया है? कौन सी कंडीशन सस्पेक्टेड है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। रिप्लेस द ग्रिड, डिसइंफेक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एंड फॉलो एयरबोर्न प्रिकॉशन, इंक्रीज फिल्ट्रेशन या रिपीट द एक्सपोजर? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एक एयरबोर्न डिजीज़ है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में N95 रेस्पिरेटर, एयरबोर्न आइसोलेशन, सरफेस डिसइंफेक्शन, हैंड हाइजीन, इक्विपमेंट क्लीनिंग, ये सब मैंडेटरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिसइंफेक्ट करेंगे कॉन्टेक्ट सरफेसेस को एंड फॉलो एयरबोर्न प्रिकॉशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वस्कुलर एक्सेस डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर पावर इंजेक्शन ड्यूरिंग सिटी एंजियोग्राफी? सिटी एंजियोग्राफी के दौरान जो हम पावर इंजेक्शन के थ्रू कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो कौन सा डिवाइस होता है? सेंट्रल वेनस कैथेटर ओनली, पेरिफेरल लार्ज बोर कैन्यूला, बटरफ्लाई निडल या इंसुलिन सीरीज?
ठीक है। तो जो सिटी एंजियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट हाई फ्लो रेट पे रहता है, कितना 4 to 6 ml पर सेकेंड या फिर उससे भी ज़्यादा से इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए 18, ठीक है, 18 या 20 पेरिफेरल आईवी कैन्यूला हम यूज़ करते हैं, प्रिफर्ड होता है, या पावर इंजेक्टर का प्रेशर सेफली टोलरेट कर सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेरिफेरल लार्ज बोर 4 कैन्यूला। सेंट्रल वीनस कैथेटर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ स्पेसिफिक पावर इंजेक्टेबल सेंट्रल लाइन्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ओनली गलत है, ठीक है। पेरिफेरल लार्ज बोर की बिल्कुल सही है। बटरफ्लाई निडल हाई प्रेशर इंजेक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। इंसुलिन सीरीज तो कम्प्लीटली इनएप्रोप्रिएट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग वेसिको यूरेटर रिफ्लेक्स। कौन सा रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा वेसिको यूरेटर रिफ्लेक्स को इवेल्युएट करने के लिए? IVO दैट इज इंट्रावेनस यूरोग्राफी, मिक्सोसिस्ट्रेटिंग यूरोग्राफी, हिस्ट्रोसल्पाइनोग्राफी या एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कैलेंजोपेंक्रेटोग्राफी। तो देखो ये जो है VCUG वेसिको यूरेटरल रिफ्लेक्स का मतलब है कि यूरिन ब्लैडर से वापस यूरेटर्स और कभी कभी किडनी की तरफ फ्लो कर सकता है उल्टा। तो इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन है वो है MCU या फिर VCUG, ठीक है। क्या हो जाता है इसके अंदर, यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करेंगे, ब्लैडर में कॉन्ट्रास्ट फिल करेंगे, फिलिंग और वॉइडिंग के दौरान, ठीक है, फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस ली जाएगी। अगर कॉन्ट्रास्ट यूरेटर किडनी में रिवर्स फ्लो करे तो वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स डायग्नोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेशल प्रोजेक्शन डेमोन्स्ट्रेट द इंटरकोंडाइलर नोच इन ट्रोमा व्हेन नीडलिंग इज नॉट पॉसिबल। कौन सा स्पेशल प्रोजेक्शन व्यू हम करेंगे ट्रोमा के केस में जब हमें इंटरकोंडाइलर नोच, इंटरकोंडाइलर फोसा देखना है? तो इंटरकोंडाइलर नोच प्रोजेक्शन का यूज़ इंटरकोंडाइलर फोसा, टीबियल स्पाइन, ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर और लूज बॉडीज़ के देखने के लिए किया जाता है। तो बेक्लेयर मेथड जो है वो ट्रोमा पेशेंट्स में यूज़फुल है, क्योंकि पेशेंट को इसमें इस पोजीशन में नील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, झुकाने की ज़रूरत नहीं है। मर्चेंट मेथड, पटेलोफीमोरल जॉइंट, हॉमलैंड मेथड, इंटरकोंडाइलर नोच दिखता है लेकिन पेशेंट को हम इसमें नीलिंग पोजीशन में करना पड़ेगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन नीलिंग इज़ नॉट पॉसिबल, तो इट इज़ ओनली इन बेक्लेयर मेथड। कैम्प कॉन्वेंट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये भी इंटरकोंडाइलर नोच के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें भी हमें नी फ्लेक्शन की नीड है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीलिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोन इज नॉट इंक्लूडेड इन द पेल्विक रिंग। पेल्विक रिंग में इनमें से कौन सी बोन इंक्लूडेड नहीं होती है? तो पेल्विक रिंग कंसिस्ट ऑफ इलियम, इचियम और प्यूबिस, ठीक है। जो फीमर है वो पेल्विक रिंग का पार्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्ट्रास्ट स्टडी इज स्पेसिफिकली परफॉर्म टू असेस सलाइवरी ग्लैंड डक्टल एनाटॉमी, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड की स्टडी के लिए हम कौन सी कॉन्ट्रास्ट स्टडी हम प्रेफर करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की स्टडी के लिए? ERCP, साइलोग्राफी, साइनोग्राफी या वीनोग्राफी। तो देखो जो साइलोग्राफी है वो उसमें हम सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट मेनली पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके एक्सरे लिया जाता है, इनके एवैल्यूएशन के लिए हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, साइलोग्राफी। कोई डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, सलाइवरी स्टोन हो गया, दैट इज साइलोलिथिसिस बोल देंगे उस कंडीशन को, या डक्ट एनाटमी को देखने के लिए। ERCP बाइलरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स के लिए, साइनोग्राफी साइनस ट्रैक्ट इवैल्यूएशन के लिए, वेनोग्राफी वेन्स इवैल्यूएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेज आर्टिफैक्ट में अकर इफ अ CR कैसेट इज एक्सपोज टू बैकग्राउंड रेडिएशन बिफोर इरेजर। कौन सा इमेज आर्टिफैक्ट आ जाएगा अगर हमने CR कैसेट को एक्सपोज कर दिया बैकग्राउंड रेडिएशन से बिफोर इरेजर? तो घोस्ट इमेज, ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट, जेब्रा आर्टिफैक्ट या मोर आर्टिफैक्ट। तो देखो कौन सा आर्टिफैक्ट आएगा भाई, CR कैसेट में लेटेंट इमेज फॉस्फर पर प्लेट पर स्टोर होती है। अगर कैसेट इरेज किए बिना दोबारा यूज़ की जाए या बैकग्राउंड रेडिएशन रिसीव करे तो प्रीवियस इमेज का रेजिडुअल सिग्नल रह जाता है। इस रेजिडुअल इमेज को हम क्या बोलते हैं, घोस्ट इमेज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट्स अल्ट्रासाउंड एक्सियल रिजोल्यूशन। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड एक्सियल रिजोल्यूशन को अफेक्ट करेगा? पल्स लेंथ, गेन, डेप्थ या डॉपलर एंगल। तो एक्सियल रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू स्ट्रक्चर लाइंग वन बिहाइंड द अनदर। तो एक्सियल रिजोल्यूशन क्या हो जाती है, स्पेशियल पल्स लेंथ डिवाइड बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई लगा दिया,
ठीक है। स्पेचुअल पल्स लेंथ डिवाइड बाय 2, मतलब कि शॉर्टर पल्स लेंथ बेटर एक्सियल रिजोल्यूशन। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है अल्ट्रासाउंड के एक्सियल रिजोल्यूशन को? दैट इज पल्स लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन रिक्वायर्स कंप्रेशर टू इम्प्रूव विजुअलाइजेशन ऑफ द यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम। कौन सा रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है जिसमें कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी? तो यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम के विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। बेरियम व्हील, इंट्रावेनस यूरोग्राफी, एचएसजी, एमसीयू। तो इंट्रावेनस यूरोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद यूरेटर्स टेम्परेली कंप्रेस किए जाते हैं। क्या हो जाता है भाई? कॉन्ट्रास्ट किडनी में लॉन्गर टाइम तक रहे, पेल्विको कैल्शियल सिस्टम अच्छे से फिल हो, बेटर विजुअलाइजेशन मिले। कॉम्प्रेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अगर ट्रोमा कंडीशन है, एरोटिक एन्यूरिज्म है या फिर प्रेगनेंसी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजिशनिंग लाइन पासिस फ्रॉम द इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस तक कौन सी पोजिशनिंग लाइन पास होगी? AML, OML, IOML या MML? ठीक है, IOML। ठीक है, जो इंफ्रा ऑर्बिटोमीएटल लाइन है वो इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से लेके एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस से पास होती है। ये स्कल पोजिशनिंग में कॉमनली हम यूज़ करते हैं। AML कौन सी हो जाती है? एक्एंथियोमीएटल लाइन। OML ऑर्बिटोमीएटल लाइन जो कि आउटर कैंथस टू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस होगी। और IOML इंफ्रा ऑर्बिटोमीएटल लाइन होती ही है। और अगर मैं बात करूँ MMM की तो मेंटोमीएटल लाइन होती है। ठीक है, ये मेंटल से एक्सटर्नल और मेंटम से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस पे जाएगी ये वाली लाइन। AML जो होती है वो एक्एंथियन से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस पे जाएगी। और ये OML की अगर मैं बात करूँ तो ये आउटर कैंथस से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस पे जाएगी। और इंफ्रा ऑर्बिटल का क्वेश्चन में लिख ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी एग्जामिनेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इवेल्युएटिंग पल्मोनरी एम्बोलिस। पल्मोनरी एम्बोलिस को इवेल्युएट करने के लिए कौन सा सिटी स्कैन हम प्रेफर करेंगे? HRCT, चेस्ट, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, सिटी कोलोनोग्राफी, सिटी यूरोग्राफी। तो देखो, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी पल्मोनरी एम्बोलिस डायग्नोस करने का इमेजिंग टेस्ट ऑफ चॉइस है, क्योंकि इसमें IV कॉन्ट्रास्ट रैपिड इंजेक्शन के साथ पल्मोनरी आर्टरी विजुअलाइज की जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। फाइंडिंग क्या आ जाती है? इंट्राल्यूमिनल फिलिंग डिफेक्ट, पल्मोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच क्वालिटी एश्योरेंस पैरामीटर इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग कंसिस्टेंट मेमोग्राफिक इमेज क्वालिटी। कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस पैरामीटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेमोग्राफिक इमेज क्वालिटी को कंसिस्टेंटली मेंटेन रखने के लिए? तो देखो, मेमोग्राफी में इमेज क्वालिटी बहुत क्रिटिकल होती है क्योंकि माइक्रो कैल्सिफिकेशन और अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने होते हैं। तो डेली QA चेक इंश्योर करता है कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी है ना, प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, एडिक्वेट डिटेक्टर प्रोसेसर परफॉर्मेंस है और अर्ली फॉल डिटेक्शन। ठीक है, डिजिटल मैमोग्राफी में डिटेक्टर QC और फैंटम इमेज टेस्टिंग भी रूटीन QA का हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डेली प्रोसेसर और क्वालिटी चेक्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आज के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं 40 क्वेश्चंस। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। जो भी आपका रिव्यू है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एस्पायरेंट से जुड़ना ना भूलें, जिनकी ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।